नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। गुजरात लॉबी के आखिर पसीने क्यों आ रहे हैं, राजीव नारायण शर्मा जी से मैंने पूछने की कोशिश करी। संडे का दिन है, आप सभी को इंतजार रहता है। राजीव जी पेशे से इंजीनियर हैं, ज्योतिष की दुनिया में, अध्यात्म दुनिया में आए और फिर उन्होंने क्रांति कर दी। आज की बातचीत में उन्होंने बताया है कि ट्रंप अभी मोदी के संग और क्या क्या करने वाले हैं, भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल अस्त हो रहा है तो मंगल क्या क्या संकेत देगा और बिहार में कौन जीतेगा। रोचक भविष्यवाणियां हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में स्वागत है राजीव जी आपका। और जब जब ट्रंप कुछ ना कुछ खुराफात करते हैं, मुझे आपकी वो बात याद आ जाती है जब ट्रंप शपथ ले रहे थे, हमारे सारे भक्त हवन कर रहे थे, ट्रंप की फोटो लगा के कर रहे थे भगवान की जगह, कि ट्रंप आ गए हैं, भारत का वो उद्धार होगा, हमारे मोदी जी का वो उद्धार होगा। और उसी दिन आप कह रहे थे कि ट्रंप मोदी जी के लिए काल बनकर आए हैं। तब ईमानदारी से कहूँ तो मुझे लगा कि ये आपका प्रोग्राम मेरी बड़ी फजीयत कराएगा, लेकिन आज मेरी आदत है, आप जो बोलते हैं मैं उसको काटता छाटता तो हूँ नहीं, एज इट इज प्रोग्राम जाता है। मैंने जारी कर दिया। लोगों ने मुझसे कहा भी, कैसी बातें कर रहे हो, मोदी और ट्रंप इतने अच्छे दोस्त हैं और तुम्हारे ज्योतिषी कह रहे हैं कि ये ट्रंप काल बन के आएगा। मैंने वो नाम याद रखे थे, दिमाग में, जहन में थे, मैंने उन सबको फोन किया और मैं कहा यार, तब तो मैं भी तुम्हारी तरह था, मुझे लग रहा था राजीव जी गलत कह रहे हैं। लेकिन आज देखो कि आज वो ही सब कुछ सही हुआ। और सुबह मुझे याद दिलाया, अमेरिका से ही फोन आया, मित्र हैं वहाँ पे अजीत जी, उनकी पत्नी बड़ी, हरप्रीत जी बड़ी फैन थी आपकी, और उन्होंने नंबर भी मांगा मुझसे, अमेरिका में, न्यू जर्सी में अच्छा। रहने वाले बड़े अच्छे इंसान है वो लोग, पति हम्म पत्नी हम्म दोनों भारतीय हैं और अच्छे देश के प्रति सोचते हैं। तो मुझे आज याद आया कि जो आपने इतने समय पहले कहा था, लगभग वही हो रहा। ट्रंप एक के बाद एक ऐसा लग रहा कि मोदी जी जैसे सांड जो है ना, लाल कपड़े को देख के पीछे भागता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मोदी के नाम को लेके भड़क रहे हैं। क्या दिख रहा है अभी, ये लड़ाई, ये शीत युद्ध खत्म होगा या आपकी भविष्यवाणी बता रही है कि अभी ये और चलेगा और इसका अंत क्या होगा? क्या ट्रंप हारेंगे या मोदी हारेंगे या फिर क्या, कैसा समझौता, कैसा ज्योतिष आंकलन क्या है आपका? हाँ देखो संजय जी, बिल्कुल वो तो हमने अभी हम हॉरोस्कोप की बात तो नहीं करेंगे, जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी ओथ की उनकी, कि कैसे मेष लगन में उन्होंने ली थी। और मेष लगन हमारी भारत की कुंडली का, जो दर्शकों को आपके पास आपने शेयर भी किया था, ये भारत की हॉरोस्कोप है, इसका 12वां घर का लॉर्ड है, तो लगातार अपमान तो हो रहा है। दूसरी बात, उसमें भी एक नुकसान अभी क्या हो गया, जो 6 सितंबर से मैंने आपको बताया था कि मंगल की जो दशा शुरू हुई है, और मंगल हमारी भारत की हॉरोस्कोप में 12वें घर का ही स्वामी है। 12th हाउस हमारा ह्यूमिलेशन का होता है, और सेकंड हाउस में बैठा है वाणी के घर में, और सेकंड हाउस से हमारी आपकी इकोनॉमी फाइनेंस भी देखा जाता है। तो और चंद्र कुंडली में ये 12वें घर में बैठा है। चंद्र कुंडली भारत की जो अभी मैंने दिखाई है, कर्क लगन की है। तो संजय जी, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी जरूरत से ज्यादा हो गया। आपने देखा था ना कि एक तो वो 52 बार, मोर देन 52 टाइम्स, और बल्कि उसने अभी लेटेस्ट, अभी कल मैं देख रहा था सैटरडे को, वो गाजा, उससे जब पत्रकारों ने उससे पूछा कि भाई पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये आपस में टकराव हो रहा है, क्या आप इसको भी रुकवाएंगे? आपको नोबेल तो, उनसे मजाक किया कि आपको नोबेल तो मिला नहीं, लेकिन आप इसको भी रुकवाएंगे? आप 8 युद्ध रुकवाने का दावा कर रहे हैं। तो उसने कहा हाँ, ये तो छोटी सी बात है, हो जाएगा, जैसे मैंने भारत पाकिस्तान का रुकवाया। तो वो 53 टाइम्स हो गया। मतलब एक व्यक्ति 53 टाइम्स आपको कह चुका है, दुनिया भर के हर प्लेटफॉर्म पर, हर मीटिंग में उसने कहा कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का बड़ा युद्ध रोका, मैंने लाखों लोगों को बचाया। बल्कि उन्होंने बहुत बड़ी बात कही सैटरडे को, कि आज तक अमेरिका के इतिहास में कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं था जिसने लाखों लोगों को मरने से बचाए, हत्याओं को। इतनी बड़ी बात कही उसने। उन्होंने कहा मैंने ये 8 और 9वां युद्ध तो मैं कभी भी रुकवा दूंगा, अफगानिस्तान की जो लड़ाई हो रही है आपस में पाकिस्तान के साथ। तो वो बोले कि मैंने इतने लोगों को रुकवाया, कोई बात नहीं, मुझे नोबेल मिला नहीं मिला। और लेकिन ये बात जो अभी उन्होंने कही कि आई लव मोदी, लेकिन अगर इसका मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मोदी का कैरियर खराब हो जाएगा, मोदी का कैरियर बर्बाद है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इसलिए बड़ी बात है कि उन भक्तों को, उन चिंतनों को ये सोचना चाहिए। और कहां हमारे मोदी जी, जरा सी वो मौका ढूंढ रहे होते हैं कि जरा सी ट्रंप की कोई तारीफ करने का मौका मिल जाए। मतलब आप हमारे जूते पे जूते मारते जाओ और हमें जरा सा मौका मिल जाए आपकी तारीफ में कसीदे करने का, तो मोदी जी की हालत तो वो हो चुकी है। लेकिन ग्रह कैसे काम कर रहे हैं संजय जी, कि आप उसको बधाई देते हो, धन्यवाद देते हो, वो आपको बराबर ह्यूमिलिएट कर रहा है। वो ह्यूमिलिएट, अगर उसने ये कहा है
संजय जी छोटी सी बात नहीं है, हम पॉलिटिकल लेवल से इसका बड़े मायने निकाले जाते हैं पॉलिटिकल सर्किल में, कि एक देश का राष्ट्रपति ये कैसे कर सकता है कि उसका पॉलिटिकल कैरियर बर्बाद हो जाएगा। 144 करोड़ लोगों की बेइज्जती है इसमें। नरेंद्र मोदी अकेले व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास ऐसे कौन से वीकनेसेस हैं मोदी जी की, जिसको कि वो हंसकर कह रहा है, लेकिन उसने संकेत तो दे दिया। आपके हमारे मन में देखिए, अगर मैं कहूं संजय जी की जब चाहे मैं चाहे तो कैरियर बर्बाद कर सकता हूं, इसका मतलब जब तक ये बात कहने का अधिकारी नहीं, जब तक मेरे पास वो कुछ ऐसा मटेरियल ना हो जहां पर मैं आपके लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर सकता हूं, तो उस तरह की बात है। तो दर्शकों को मैं फिर बताना चाहता हूं कि मैंने अपने 14 सितंबर 2025 के प्रोग्राम में बताया था कि 14 सितंबर का आपके यहाँ प्रोग्राम किया था, जब मैंने बताया 6 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली मंगल की दशा पहले से ही कमजोर, ये राइट अप है, हम शेयर जरूर करिएगा। कमजोर और डायरेक्शन लेड डिप्लोमेसी में भारत और मोदी जी के लिए अनेक संकट और ह्यूमिलिएशन का कॉज लेकर आएगी। डोनाल्ड ट्रंप अब तक लगभग 52 टाइम्स कह चुके हैं मैंने इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर कराया, और रिसेंटली उन्होंने ये तक कहा था कि मैंने जो सीज फायर कराया था संजय की 100 से 200% उनको टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। ये सब न्यूज़पेपर में आया, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कह रहा हूं। मतलब आपका विदेश विभाग, विदेश मंत्रालय बेशक एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन वो बार बार कह रहा है कि 100 से 200% दोनों देशों पर मैंने पेनल्टी लगाने की धमकी दी थी। तो ये 200% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी, उसके बाद परिणाम देशवासी देख ही चुके हैं। लेकिन मोदी जी एक कमजोर प्रधानमंत्री की तरह चुप रहे हैं और उसका नाम लेकर एक बार भी खंडन नहीं किया ट्रंप ने। और ट्रंप की जो अभी आप बात कर रहे थे ना कब तक चलेगा, तो मैं आपको बता देता हूं। ट्रंप को ट्रंप की जो दशा अभी चल रही है वो उसके अनुसार डोनाल्ड ट्रंप जो है और ज्यादा अभी क्या नाम है एग्रेसिव हो जाएंगे अपने अपोनेंट्स के खिलाफ अटैक करने में। क्यों? क्योंकि उनके थर्ड हाउस में गोचर में मंगल है इस समय, और जो नवंबर के महीने में वो चौथे घर में आ जाएगा। सो ट्रंप तो जो है इस समय किसी भी तरह से रुकने वाले नहीं है किसी की भी बेइज्जती करने में। और खासतौर से इजराइल और गाजा का सीज फायर कराने के बाद तो उनको प्रशंसा मिली है, उससे तो ज्यादा वो एग्रेसिव हो गए। क्योंकि कभी चंद्रमा, मैं आपको बताते तो दर्शकों, जब भी किसी का चंद्रमा किसी की कुंडली में संजय जी नीच का हो तो वो ना तो सफलता को डाइजेस्ट कर पाता है और ना जो विफलता को डाइजेस्ट कर पाता है। सक्सेस मिला तो भी पागल हो जाएगा क्योंकि उसके मून के अंदर वीकनेस है। तो वही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का मूल स्वभाव ही उसी तरह का है। यहां देश में सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं, स्वाभिमान, और मोदी जी हमारे यहाँ क्या है, स्वाभिमान की बात करते हैं, स्वदेशी कॉल देकर देशवासियों को गुमराह कर रहे हैं। ट्रंप एक तरफ मोदी जी को ग्रेट फ्रेंड कह के और देशवासी और साथ में ये भी कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगा जो कि उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए घातक हो जाए, लेकिन देश को ह्यूमिलिएट बराबर कर रहे हैं। वंस अगेन ड्यूरिंग ए मीडिया इंटरेक्शन एट द व्हाइट हाउस ऑन थर्सडे, Trump asserted that India would stop its oil trade with Russia, an assurance he said his great friend PM Modi gave him. उसके बाद विदेश मंत्रालय ने खंडन जरूर किया, लेकिन विदेश मंत्रालय ने यह कहा, ये मैं देखो दर्शकों आपको पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहा हूं, चूंकि मैं 12वें घर के मंगल की महादशा से बात शुरू कर रहा, तो है तो ज्योतिष का ही सब्जेक्ट। तो संजय जी उसमें आपका विदेश विभाग, क्योंकि 12वां घर जो है हमारा विदेश क्या नाम है फॉरेन का होता है, और 9th हाउस पर दृष्टि है, तो 9th हाउस डिप्लोमेसी का होता है। इसी मंगल की भारत की कुंडली में मंगल की 9वें घर पर दृष्टि है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी वो वायलेंस घटना घटी थी। और मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में ही कहा था कि डिप्लोमेसी के, आपके पिछले ही प्रोग्राम में कहा था कि डिप्लोमेसी के लिए भी खतरनाक समय है इस मंगल की दशा में। साथ में आपके जो है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन वाले जगह पर भी गड़बड़ी होगी। तो ये सब चीजें उन्होंने कहा, लेकिन विदेश मंत्रालय इससे स्टेटमेंट का खंडन करने के बजाय ये कह रहा कि उन दोनों के बीच कोई बातचीत, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं पता। दूसरी तरफ अक्टूबर में ही रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी कहा इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं कर सकता, उसे कई बिलियंस डॉलर का लॉस होगा। तो कैसी कंफ्यूजन वाली डिप्लोमेसी है कि रशिया का पुतिन कहता है कि भारत तेल खरीदना बंद नहीं करेगा, बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान होगा, और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरे ग्रेट फ्रेंड मोदी ने मुझसे कहा है, एश्योरेंस दिया है कि मैं इंडिया से। तो आप देखिए कैसी आपकी डिप्लोमेसी एक फुटबॉल की तरह बन गई सुपर पावर के बीच में, कि एक कभी किक कर रहा है तो आप दूसरी तरफ चले आते हो, दूसरा किक कर रहा है। जो ये सब हो रहा है
इसलिए राहुल गांधी ने ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद तुरंत ये ट्वीट किया था कि मोदी ट्रंप से बहुत डरते हैं और हमारी विदेश नीति बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप ही डिसाइड कर रहा है किस तरफ हमको जाना है, किसके साथ जाना है। आप चाइना देखिए, मोदी जी एससीओ समिट में गए, क्या मिला है हमको बताइए, हम दर्शक वाले अपने आप देखें। और एक बहुत अच्छी बात आप ज्योतिष के हिसाब से बताने जा रहा हूं, 3 नवंबर को 3 नवंबर को संजय जी मंगल अस्त होने जा रहा है और बहुत लंबे, आप याद कीजिए, ज्योतिष के हिसाब से बता देता हूं, अगर आपका लग्नेश अस्त हो, अस्त होता है वीकनेस, जैसे किसी पावर के आगे कम्बस्ट हो जाना। आप टेक्निकली दर्शकों को मैं एक्सप्लेन करता हूं, जब भी कोई ग्रह सूर्य के नजदीक जाता है तो उसकी आभा, उसकी पावर खत्म हो जाती है। सूर्य मतलब अग्नि का कारक है, तो आप जैसे किसी आग के पास जाए तो आप कमजोर पड़ जाएंगे, घबरा जाएंगे। तो सेम केस होता है कि जब मंगल सूर्य के नजदीक जा रहा है, पहुंच रहा है, तो 3 नवंबर को अस्त हो जाएगा। तो हम लोग जब प्लेनेटरी प्रेडिक्शन के हिसाब से बताते हैं कि अगर लग्नेश अस्त हो, चंद्रमा अस्त हो, तो अमावस्या के दिन चंद्रमा अस्त होता है। चंद्रमा और सूर्य पास पास होते हैं तभी अमावस्या होती है, और चंद्रमा और सूर्य आमने सामने होंगे तो पूर्णमासी होती है, 180 डिग्री अपोजिट होंगे, तिथि के हिसाब से बता रहा हूं। तो संजय जी, जब लग्नेश कंबस्शन में जाता है, इसका मतलब आप जीवन में कमजोर पड़ोगे, उस दौरान आप डिफेंसिव हो जाओगे, सरेंडर करोगे। तो और ये मंगल 18 अप्रैल 2026 तक दर्शकों अस्त रहेगा। 3 नवंबर 2025 से 18 अप्रैल 2026 तक भारत की महादशा का स्वामी, भारत की हॉरोस्कोप का महादशा लॉर्ड मंगल अस्त होने जा रहा है। इसका अर्थ क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं कि महादशा का स्वामी लग्नेश के समान हमारे कंप्लीट व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। ये महादशा जो है बेसिकली हमारे वर्तमान समय को सिग्निफाई करती है। तो हमारा समय कमजोर समय आ रहा है, कब तक? अप्रैल 2026 तक। हम सर उठा करके बात नहीं कर पाएंगे। जब आपके अंदर ताकत होती है, शौर्य होती है, मंगल आपको पता है शौर्य और साहस का, पराक्रम का भी कारक है, तो आपका शौर्य और पराक्रम भी कमजोर अवस्था में जाने वाला है। आप उतनी चढ़ के बातें नहीं कर पाओगे। नरेंद्र मोदी जैसे अभी बिहेव कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा और कमजोर अभी भारत की विदेश नीति और टोटल भारत का ट्रेड भी, क्योंकि भारत की कुंडली में दर्शकों ट्रेड का भी स्वामी है, 7th लॉर्ड है, इसलिए। और 18 अक्टूबर को जुपिटर कर्क राशि में प्रवेश करके एक्सॉल्टेड होगा, परंतु 11 नवंबर को यह वक्री हो जाएगा और 5 दिसंबर को फिर से यह मिथुन राशि में जा रहा है। तो अतिचारी बृहस्पति, इसके भी नेगेटिव इफेक्ट आने वाले हैं। मंगल 3 नवंबर 2025 को अस्त होगा, कई मंथ के बाद 18 अप्रैल 2026 को होगा। भारत की चंद्र कुंडली के अनुसार मंगल 12वें भाव का स्वामी है, मिथुन राशि में है, और चौथी एस्पेक्ट से 3rd हाउस को देख रहा है। तो संजय जी, आपके लिए चेतावनी है। आपके अगर जहां आप रहते हो सोसाइटी में कोई भी व्यक्ति हो, अपने से जोड़ ले, वही देश की स्थिति है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो उसके आसपास अगर क्रिमिनल्स रहने लगे या मारकाट मचने लगे, शांत आप भी नहीं रह पाओगे। तो ये जो 3 नवंबर से मंगल की स्थिति बन रही है, और भारत की कुंडली में जो दशा है, 6 सितंबर के बाद ही आप देख लीजिएगा कि जो अफगानिस्तान में और जो पाकिस्तान में जो चल रहा है, उन्होंने 3 क्रिकेटर की हत्या कर दी। और आप देखिए अफगानिस्तान ने तो क्रिकेट मैच पाकिस्तान के साथ वो टूर्नामेंट ही ना खेलने का मना किया। हमारे भारत में तो पैसा सब कुछ है। अमित शाह, मोदी को कोई देशभक्ति से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब है। हमारे यहाँ एशिया कप नहीं रोका गया, अफगानिस्तान ने मना कर दिया पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए। लेकिन हम भारतीय वैसे तो बहुत बड़े साहसी विद्वान बनते हैं, हम भारतीय साहस कर पाए क्या? आप एशिया कप खेले ना वहां पर, अफगानिस्तान नहीं खेल रहा है, क्यों? उनके आदमियों को आपने मार रहे हो। तो इसीलिए ये 3rd जो अभी जो मंगल की स्थिति है, ये भारत के पड़ोसी देशों में हिंसक घटनाएं बढ़ेंगी, वायलेंस बढ़ेगा। और आपकी जानकारी के लिए दर्शकों बता देता हूं, अभी 2 दिन पहले इस नई जो इंटरिम सरकार है बांग्लादेश में, उसके खिलाफ भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अभी आप सोशल मीडिया में देख लीजिएगा, प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं कि जो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी सरकार ने, उसको वहां की जनता ने फिर से विरोध करना शुरू किया। तो ये लगातार 7 वर्षों में भारत का पड़ोसी देशों का संबंध, पड़ोसी देशों में आग लगी रहेगी। तो भारत के पड़ोसी देशों में हिंसा, युद्ध, सत्ता परिवर्तन जैसे हालात बन रहे हैं, जो भारत की सुख शांति अमन के लिए अच्छा नहीं है। इसी मंगल की 6वीं दृष्टि बॉर्डर डिस्प्यूट, 6वें घर से बॉर्डर डिस्प्यूट आते हैं, वायलेंस, और 7th
ट्रेड वार पर 7th हाउस हमारा ट्रेड का होता है, तो मतलब हमारी जो टैरिफ वार है ट्रेड का भी लिए भी अच्छा समय नहीं है, और 12वें घर से आपका एक्सपोर्ट देखा जाता है। पड़ रही है, अतः भारत के पड़ोसी देशों से सीमा विवाद बढ़ेंगे और एक युद्ध जैसे हालात फिर से हमारे देश के लिए भी तैयार हो रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि अफगानिस्तान का मंत्री हमारे यहाँ होके गए। हमारे यहाँ तो हमारी गोदी मीडिया ने भी उसका बड़ा प्रशंसा की, दो देवबंद तक चले गए। आप पाकिस्तान के दुश्मन को, पाकिस्तान से संबंध नहीं हम सुधारेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दुश्मन को हम जहां अपने यहाँ बुला करके बात कर रहे हो, भारत कंसर्न भी दिखा रहा है। मतलब भारत की प्रतिक्रिया आई है कि अफगानिस्तान में निर्दोष लोगों को पाकिस्तान मार रहा है। अरे भाई, वो जो झगड़ा है वो आप तक पहुंचने वाला है। सो भारत की गृह दशा ऐसी बता रही है कि हम फिर से किसी वॉर में और मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंसने वाले हैं। और 7 महीने, ये क्या नाम है, लगभग 6 महीने का पीरियड, अप्रैल 2026 तक का पीरियड भारत के लिए अच्छा नहीं है। मंगल की दशा शुरू होने के बाद से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और बांग्लादेश में फिर से प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, जो आगे आने वाले टाइम में बढ़ेगा। ये तो हुई आपकी अमेरिका और भारत के रिश्तों की बात। इस मंगल ग्रह से मोदी जी का कैरियर कैसा रहेगा? मगर ये मंगल ग्रह मोदी जी के कैरियर में सुख लाएगा, परेशानी लाएगा? क्या सीन बनेगा? और ताकतवर होंगे, बिहार चुनाव जीतेंगे, डंका बजेगा, या क्या सीन है मंगल का? उनकी राशि पे भी कोई असर पड़ने वाला है? सरकार के ऊपर कोई देखो, असर? ऐसा है मंगल की जो, हम तो मोदी जी की हॉरोस्कोप तो डिस्कस करते नहीं है। हमने पहले ही कहा कि वो, जब से मुझे गुजरात के बड़े बड़े नेताओं ने, आरएसएस के लोगों ने बताया था कि मोदी जी का ये करेक्ट डेटा नहीं है। लेकिन हाँ, भारत की कुंडली जो मैंने बताया कि अभी आपको अभी कहा कि भारत के लिए 6 महीने डिफेंसिव होने के, कमजोर पड़ने के हैं। आपके अंदर वो, आपका शौर्य भी कमजोर होगा। लेकिन आपको एक हॉरोस्कोप जरूर दिखा देता है, ये बिहार राज्य की हॉरोस्कोप है। जल्दी से डिस्कस करता हूं बिहार का फॉर्मूला, इससे हमको एक संकेत मिल जाता है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी की प्रेडिक्शन करने में जितना डेटा एक्यूरेट होगा संजय जी, उतनी बढ़िया प्रेडिक्शन सक्सेसफुल होगी। अभी तक चुनाव की भविष्यवाणी करने में मुश्किलें ये आती हैं कि कैंडिडेट की हॉरोस्कोप है नहीं ना, हमारे पास जेडीयू कब बना, जेडीयू कब बना, आरजेडी कब बनी, इनकी नहीं है। लेकिन बिहार की हॉरोस्कोप जो मैंने दर्शकों अभी बताया, बिहार जो फॉर्म हुआ था 22 मार्च 1912 को हुआ था, 1912 को, बिहार प्रोविंस के नाम से। और ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और इस समय इनके ट्रांजिट में संजय जी, राहु, ये ट्रांजिट है जो वर्तमान, जब आपका चुनाव का परिणाम आएगा उस दिन का ये ट्रांजिट है बिहार का। तो ट्रांजिट में संजय जी, मून केतु चौथे घर में है, सॉरी, राहु चौथे घर में है, मून केतु 10वें घर में है। मंगल जो है उस समय आपका लग्न में आ जाएगा और चौथे घर को प्रभावित करेगा, मतलब ट्रांजिट के राहु को प्रभावित करेगा। अष्टमेश बुध उस समय लग्न में होंगे और 10वें घर का स्वामी सूर्य 12वें घर में होगा। तो ये जो हॉरोस्कोप है संजय जी, ये इंडिकेट कर रही है कि बिहार में जो वर्तमान सत्ता है, रही है, अब तो नहीं है, वो रिपीट नहीं होने वाली है। ये बिहार की कुंडली दर्शकों मैंने बताई है कि बिहार में सत्ता में दोबारा ये कॉम्बिनेशन नहीं आएगा जो पिछली बार सत्ता में था। चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन दी स्टेट, मैंने प्रेडिक्शन लिखी भी है और शेयर भी करना, ये मैं डिटेल आपके पास जाएगी। चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन दी स्टेट, हंग स्टेट रिजल्ट, कई गठबंधन टूटेंगे। इसमें गठबंधन के लिए भी अच्छा समय नहीं है, दोनों तरफ कई गठबंधन टूटेंगे। सहयोगी दलों का बहुत कमजोर प्रदर्शन होगा। प्रदेश की जनता पुअर गवर्नेंस, वोट चोरी और संविधान को कमजोर करने वाले जैसे इश्यू को महत्व देकर वर्तमान सरकार को बदलने के लिए मतदान करेगी। लेकिन एक चीज फिर भी आपको चेतावनी के रूप में बता जाता हूं कि राज्यपाल की भूमिका और इलेक्शन कमीशन के जो संवैधानिक पद हैं वो संदिग्ध रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ता हूं संजय जी। एक चीज मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था, प्रोग्राम की डेट मुझे याद है 6 जुलाई, हॉरोस्कोप मैंने डिस्कस की थी आरएसएस की। एक विषय होता है, हम ज्योतिषी, देखिए मेरा काम देखो, मेरा तो बल्कि अच्छा संबंध है आरएसएस के साथ में। आरएसएस के बहुत सारे बड़े सीनियर लोगों को मैं जानता हूं। लेकिन संजय जी, ये घटना अपने आप में एक बहुत चेतावनी और उस ज्योतिष की एक्यूरेसी को बताने वाली है। मैंने अपने 6 जुलाई 2025 के प्रोग्राम में आरएसएस की बर्थ हॉरोस्कोप को डिस्कस करते हुए कहा था कि इनकी हॉरोस्कोप में शनि और शुक्र 12वें भाव में, जो कि भोग विलासता को सिग्निफाई करता है, में स्थित है। शुक्र भोग विलासता 7th लॉर्ड, 7वें घर से भोग विलासता भी देखी जाती है।
और भोग का घर 12वां घर भी होता है। महिलाओं सेक्स का सिग्निफिकेटर होता है शुक्र। शनि के साथ योग अनैतिक, अननेचुरल सेक्स, लग्जरी का भोग का कार्यों का संकेत देता है। इनकी जब शनि शुक्र की दशा 14 सितंबर 1986 को 1986 को शुरू हुई और 14 नवंबर 1989 तक रही, उसी पीरियड में इनकी सत्ता पाने की लालसा प्रबल हुई। राम मंदिर का निर्माण इनके एजेंडा में कभी नहीं था। इन्होंने इसे 1989 में ही ग्रैब किया था। इसके बाद लगातार इनकी दशाएं ऐसी रही जिससे इनकी महत्वाकांक्षा और प्रबल होती गई। नवंबर 2022 से दर्शकों इनकी 20 वर्ष की शुक्र की महादशा शुरू हुई, जो कि थर्ड लॉर्ड और फोर्थ लॉर्ड शनि के साथ 12वें भाव में अपमान, भोग विलासता और नाना प्रकार की कंट्रोवर्सी, ह्यूमिलेशन के घर में है। मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि इनका भोग विलास, पैसा, सांसारिक सुखों की लालसा इस काल में चरम सीमा पर होगी, मतलब 20 साल की शुक्र की दशा में, जिसका विस्तार विदेशों तक में होगा। इस काल में इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी का उपयोग, डोनेशंस, फीमेल्स एक्सप्लॉयटेशन, सेक्स स्कैंडल, सेक्स एब्यूज, करप्शन के चार्जेस लगेंगे। इस संस्था का बहुत बड़ा ह्यूमिलेशन का ग्राउंड बनेगा। इनके कारण भारत की विदेशों में छवि जो है अत्यंत खराब होगी। इनका कॉर्पोरेट के साथ करप्शन का स्कैंडल भी एक्सपोज होगा। मोहन भागवत जी तो 100 साल पूरे होने पर स्वदेशी अपनाने और कंज्यूमरिज्म, भोग को छोड़कर आत्म संयम, आत्मनिर्भर का कॉल देते हैं, जो बेअसर और खोखला साबित होगा। ठीक उसी तरह से जैसे पुरानी कहावत दर्शकों हमको पता है, मुंह में राम बगल में छुरी की तरह साबित होगा। इनके और भाजपा के हॉरोस्कोप में महात्मा गांधी के स्वदेशी अपनाने जैसा नैतिक बल नहीं है, बहुत कमजोर है, क्योंकि थर्ड और नाइन्थ की एक्सिस जब किसी की पीड़ित होती है तो उसके अंदर नैतिक बल कमजोर होता है। और नैतिक बल दर्शकों वो होता है जिससे कि हम किसी चीज को, अपने अंदर की बुराई को बदलने की ताकत रखते हैं, वो नैतिक बल होने के बाद ही होगा। अभी हाल ही में जो मैं इस बात को आज मैंने आरएसएस के हॉरोस्कोप इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में हमने अक्टूबर में एक कंट्रोवर्सी देखी, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, सांकेतिक थी लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी के रूप में ऐसे समय पर आई जबकि आरएसएस उस समय अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरा कर रहा था। और ये घटना आना, उसको गोदी मीडिया ने दबा दिया, ज्यादा उसको बढ़ने नहीं दिया, लेकिन अपने आप में बहुत चैलेंजिंग थी। हाल ही में अक्टूबर 2025 में केरल में एक 26 साल के ओल्ड सॉफ्टवेयर 26 ईयर ओल्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू अजी ने 9 दिसंबर 2025 को जो सुसाइड किया था और मरने से पहले उसने आरएसएस के मेंबर्स पर सेक्स एब्यूज यानी यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए। उसने अपने इंस्टाग्राम पर 15 पेज के पोस्ट में आरएसएस मेंबर द्वारा रिपीटेड सेक्सुअल एब्यूज, फिजिकल असॉल्ट का बचपन से, चाइल्डहुड से टॉर्चर देने का आरोप लगाया था। उसने लिखा था कि उसके फादर ने उसे बचपन से आरएसएस से जोड़ा था, जहां वो शाखाओं में और कैंपों में जैसे आईटीसी इनिशियल ट्रेनिंग कैंप और ओटीसी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप्स में जाता था। ही रोट, उसने लिखा है, आरएसएस कैंपों में ही फेस रिपीटेड सेक्सुअल अब्यूज and physical violence by several unidentified RSS members. He also wrote, I am not the only victim. Sexual abuse is rampant in these camps. उसने कहा कि आरएसएस से जुड़े लोगों से कभी दोस्ती ना करें, भले ही वे आपके परिवार के हों। उसने अपनी मौत का कारण प्रेम, कर्ज या कोई अन्य सामान्य वजह नहीं बताई, बल्कि इस संगठन से जुड़े टॉर्चर को बताया। याद होगा कि सिमिलर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन भाजपा, ये बीजेपी की हॉरोस्कोप है, बीजेपी के हॉरोस्कोप में भी देख लीजिएगा दर्शकों। शुक्र 12वें घर में बैठा है, शनि बहुत पीड़ित है और तीसरे घर से वो 10वीं दृष्टि से इसी क्या नाम है शुक्र को पीड़ित कर रहा है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी की कुंडली में शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन आएगा तो उसके अंदर अनैतिक यौन शोषण और या महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का जरूर क्या नाम है उसके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ेंगी। या सिमिलर प्लेनेटरी कॉम्बिनेशन बीजेपी के हॉरोस्कोप में भी है। शुक्र 12वें भाव में और पाप ग्रहों से पीड़ित शनि की 10वीं दृष्टि से पीड़ित है, इसलिए इनके नेताओं के महिलाओं के उत्पीड़न, समर्थन करने वाले संतों महात्माओं के सेक्स स्कैंडल, कभी इनके नेता हाईवे पर किसी फीमेल्स के साथ मिलते हैं और कभी पार्टी के ऑफिसेज में भी इस तरह के समाचार आते रहते हैं। इसी शनि और शुक्र के अनैतिक सेक्स एब्यूज क्राइम्स के योग के कारण तो याद रहे, तो इसीलिए ये भी
मेरी भविष्यवाणी जो सच हुई, जो मुझे शेयर करना जरूरी था आपके साथ में। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव विषय था। अच्छा, एक विषय और बड़ा आता है कि 2 दीपावली, ये टीवी चैनल जब से आए, मुहूर्त निकाली है, दीपावली 2 हैं, ये मुहूर्त है। हम लोग तो कभी भी दीपावली मना लेते थे, शाम को दिया जला रही है, वही दीपावली हो गई, अब समय है। तो ये 2 दीपावली का मतलब क्या है कि और मुहूर्त का मतलब क्या होता है? हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा था। देखिए, मुहूर्त दरअसल होता है कि याद रखिएगा, किसी भी उत्सव, उत्सव कहते हैं जो उत्साह से जुड़ा उत्सव आया। उत्सव जो वर्ड आया है वो आपके उत्साह से आया, आपका अंदर का उत्साह, सेलिब्रेट करने का मूड जो होता है। तो वो दीपावली भी उसी तरह का त्योहार है, और सारे हमारे हिंदू त्योहार हैं। हाँ, ये जरूर है कि दर्शकों को अक्सर कंट्रोवर्सी इसलिए होती है संजय जी, कि हमारे यहाँ चंद्रमा मन का उत्साह का कारक है। मन की जो प्रफुल्लता है वो चंद्रमा से देखी जाती है। तो चंद्र तिथि अलग होती है, और सूरज की तिथि तो एक दिन में सूरज जो है 1 डिग्री चलता है पूरे 24 घंटे में। तो चंद्रमा बीच बीच में अगर कहीं खत्म होगा तो तिथि बदल जाएगी, इसीलिए डबल कंट्रोवर्सी का आता। तो काल को सबसे पहले मैं समझा देता हूं। तो किसी भी उत्सव के लिए, आपके भक्ति के लिए, उत्सव के लिए, या कोई भी कार्य, उसके लिए 4 सहायक बताए गए हैं सबसे बड़े। वो सहायक कौन से हैं? उत्साह, आपके अंदर एंथुजियाज्म होना चाहिए। शास्त्र, स्क्रिप्चर क्या है, किस ग्रंथ से आप बातें कर रहे हैं उसकी, चाहे दीपावली का त्योहार हो, चाहे नवरात्रि हो, या शिवरात्रि हो, या कृष्ण जन्माष्टमी हो। और तीसरा है गुरु, एक आचार्य जरूर होना चाहिए, सच्चा आचार्य, जो सिर्फ और सिर्फ ज्ञान की और शास्त्रों की बात करे। और चौथा है काल। तो ये जो काल शब्द आता है, काल मतलब यानी समय, तो वही मुहूर्त माना गया है। तो काल ही समय, काल ही भाग्य का जनक है, इसी से भाग्यफल प्राप्त होता है। काल पर मनुष्य का नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। मुहूर्त या काल वो क्षण है जो विभिन्न ग्रहों के गोचर से उत्पन्न होता है। ये दो घटी कहते हैं 48 मिनट को। एक घटी मतलब 24 मिनट की एक घटी होती है, तो 48 मिनट का मुहूर्त होता है, 48 मिनट का। और इसमें विभिन्न ग्रहों के और नक्षत्रों की कार्य को सफल बनाने वाली ऊर्जा इंक्लूसिव होती है। इसके अंग होते हैं आयन, मतलब सूर्य दक्षिणायन है या उत्तरायण है, मास कौन सा महीना है, नक्षत्र किस नक्षत्र में है, तिथि कौन सी है, योग कौन सा है, लग्न क्या है उस दिन, इत्यादि। मतलब हम ये अब देखते हैं ना, दीपावली का पूजन किस समय करें, तो अक्सर ज्योतिषी या पंडित लोग बताते हैं भाई स्थिर लगन में करना चाहिए। स्थिर लगन होते हैं दर्शकों 2, 5, 8, 11। वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, ये स्थिर लगन होते हैं। तो इसका लॉजिक ये दिया गया कि स्थिर लग्न में पूजा करेंगे तो पैसा बचेगा, धन संपदा बचेगी, आपकी अचल संपत्ति बचेगी, मतलब बर्बादी नहीं होगी, कम से कम बढ़े ना, कम से कम बची रहे। तो इसलिए स्थिर लग्न में लक्ष्मी पूजन करने का विधान माना गया है। तो ये है कि तो और लग्न उस समय टॉरस लगन दिया जाएगा। तो मैं अभी आपको बताता हूं, सूर्य चंद्रमा के गोचर के आधार पर मुहूर्त वैदिक ज्योतिष का वह सब्जेक्ट है जो मनुष्य को प्रकृति के साथ, काल के साथ और उसके जन्म के समय निश्चित भाग्य, डेस्टिनी के साथ सामंजस्य, मतलब हार्मनी में बैठाकर उसको कोई भी कार्य या एक्शन परफॉर्म करने का सॉल्यूशन देता है। इसे ही फ्री विल कहा गया है, और इसी को दैवीय कृपा कह सकते हैं, इसी को डिवाइन ब्लेसिंग है। इससे हम अपने दुखों को दूर कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं। तो संजय जी, शास्त्रों में, जो हमारे हिंदू शास्त्रों में कहा गया कि उदय तिथि, मतलब जिस समय सूरज उदय होता है संजय जी, उस समय जो तिथि मिलती है, उस तिथि में हमें कोई कार्य करना चाहिए। तो जो 20 तारीख को उदय तिथि चतुर्दशी है, मतलब 14वीं है, 14th डे है। और उसके दोपहर में जाकर के आपका जो है 20 तारीख को दोपहर में उसका समय बदलेगा, जाकर के 3:45 से अमावस्या शुरू होगी। 3:45 PM से अमावस्या शुरू होगी। तो टेक्निकली जो शास्त्र कहता है कि सूरज के समय, सूरज उदय होने के समय जो समय मिलेगा, तिथि मिलेगी, वो तिथि मान्य होगी। तो उस दिन संजय जी 20 तारीख को अमावस्या बीच में से शुरू होती है, दोपहर के बाद। अगले दिन 21 तारीख को सूरज उदय होने के समय आपकी अमावस्या है, क्योंकि दीपावली कार्तिक अमावस्या को बनाई जाती है। उसके कारण भी मैं थोड़ा सा दर्शकों को आज जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। तो संजय जी, 21 तारीख को सूर्यास्त जो है के बाद भी अमावस्या रह रही है 10-12 मिनट। तो सूरज, टेक्निकली सूरज उदय होने पर और सूर्यास्त के समय, इसको दिनमान कहते हैं, डे का टाइम। कोई डे का टाइम रात्रिमान और डे
मतलब दिनमान जो है यही जाना जाता है, सूरज उदय होने से सूर्यास्त तक का। उस पीरियड में 21 तारीख को ही है अमावस्या, दोनों दिन, दोनों मतलब सुबह सनसेट पर भी सनराइज पर भी, जबकि 14-20 तारीख को नहीं है। अब मैं आता हूं आपके, तो इसीलिए मैं सब लोगों को बताता हूं कि आप शास्त्र के ऊपर जाइए, 21 तारीख का सर्वोत्तम दिन है, क्योंकि आपको अमावस्या जो है, और वैसे भी एक और शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि कम से कम उस दिन तिथि को मान्यता देनी चाहिए जहां पर कम से कम 3 पहर वो रहे। तो उस दिन 3 पहर आपके 20 तारीख को नहीं है अमावस्या, तो ये एक गड़बड़ी है। और इसी तरह आपका जो क्या नाम है, त्रयोदशी है, जब हमारा प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो आज ये हमारी जो धनतेरस है वो लगभग 1 बजकर के कुछ मिनट तक हमारी रहेगी धनतेरस, 1:52 तक रहेगी। तो अगर हम 19 तारीख को धनतेरस मनाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी 21 तारीख को धनतेरस का मतलब 13वीं तिथि। तो संजय जी, सबसे पहले दीपावली का मायने हमें थोड़ा सा मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा बोलने का मौका कि बड़े डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं, वो आईपीएस ने सुसाइड कर लिया, फिर वो उसकी जांच कर रहा था जो एसआई, उसने भी सुसाइड कर लिया। तो ये सब चीजें, नकारात्मक चीजें बहुत हो रही हैं। तो अपना प्रोग्राम में इस दीपावली के छोटे से राइटअप के साथ ही मैं आज रोकना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी बाहर आया हुआ। तो दीपोत्सव मनाने की पौराणिक कहानी क्या है? देखिए, दीपोत्सव ये मनाई क्यों गई थी दीपावली, कि जब भी कोई आपके जीवन में, हम हमेशा ही करते हैं संजय जी, जब अच्छा कोई कार्य होता है, आप जब कोई नया ऑफिस खोलिए या नया गाड़ी खरीदिए, कोई दीपक जलाते हैं, तो प्रकाश जो है बेसिकली परमात्मा का स्वरूप है, तो ये अंदर की खुशी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस दिन यानी कार्तिक मास की अमावस्या को, ये राइटअप है पूरा, जरूर दर्शकों के बीच में जाना चाहिए। इस दिन दीप जलाना अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान रूपी प्रकाश की विजय का प्रतीक है। मतलब दीपक जलाना, रोशनी करना, अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान रूपी प्रकाश की विजय का प्रतीक है। तो पहला कैसा हुआ था, इसी दिन कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्षों का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इसीलिए प्रजा ने दीप जलाकर भगवान का स्वागत किया और उत्सव मनाया। समुद्र मंथन के दौरान, समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन मां लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई, और इसी दिन धन और समृद्धि के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मां लक्ष्मी, बुद्धि के देवता गणेश जी और ज्ञान का आशीर्वाद देने वाली मां सरस्वती की पूजा की जाती है। कार्तिक मास की चतुर्दशी को भगवान कृष्ण ने नरकासुर, मतलब जो आपके एक दिन पहले दीपावली का, भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया था, और इसलिए तब विजय उत्सव के रूप में प्रजा ने दीप जलाए थे। कार्तिक अमावस्या को पांडव 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास काटकर हस्तिनापुर लौटे, तब लोगों ने दीप जलाकर उत्सव मनाया। और भगवान महावीर ने भी इसी दिन संजय जी निर्वाण प्राप्त किया था, मोक्ष प्राप्त किया था। तो जैन धर्म में भी इस चीज को महत्व दिया जाता है, और सिख धर्म में भी इस दिन को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि सिखों के 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी को मुगलों की कैसे जहांगीर ने उस दिन उनको जेल से मुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने कार्तिक अमावस्या को अमृतसर गुरुद्वारे जाकर पहुंचकर दीप जलाए, और कई राज्यों में व्यापारियों के लिए नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। दीपावली भारतीय संस्कृति के अनुसार सामाजिक एकता और सांस्कृतिक उत्सव का भी प्रतीक है। लोग इस दिन रंगोली सजाते हैं, दीप जलाकर आतिशबाजी और पारंपरिक भोजन के साथ उत्सव को मनाते हैं। संजय जी, थोड़ी सी आज मैं करना चाह रहा था कि मैं जरा सा दर्शकों को, बहुत सारे दर्शकों को ये पता नहीं है, हर आदमी इतना सक्षम नहीं होता कि आचार्यों को, पंडितों को बुला के पूजा पाठ कर पाए, लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है। इसके साथ ही मैं अपना प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा आज, कि मैं थोड़ा सा विधि विधान बता देता हूं जो आप लोग अपने घर में बैठ कर के कर सकते हो। मेरा राइटअप सामने रख करके आप इस चीज को कर सकते हैं प्रोग्राम के जरिए। सर्वप्रथम श्री गणेश जी की पूजा, अथर्वशीर्ष अगर आपको आता है, जो वेदों का गणेश जी का स्तुति है, संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें, या ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें। उसके पश्चात मां सरस्वती जी की पूजा, सरस्वती जी की पूजा व्यापारी लोग बही खाता और अकाउंट्स बुक के लिए करते हैं, और बिना ज्ञान के पैसा आपके पास रुकने वाला नहीं होगा, इसलिए सरस्वती जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो सरस्वती स्तोत्र का पाठ या ओम वीणा पुस्तक धारण ने श्री सरस्वती नमः मंत्र से करें।
सोने का या चांदी का या अन्य धातु का कोई भी, अगर आपके पास सोना नहीं है, चांदी नहीं है, कोई धातु का एक सिक्का है, साधारण सिक्का भी, की पंचोपचार से पूजा करें। पंचोपचार होता है गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य, मिठाई, रोली, चावल, इनसे आप पूजा करें। और ये कुबेर के लिए की जाती है। जो द्रव्य होता है, करेंसी की पूजा, वो कुबेर का प्रतीक है, मतलब अचल संपत्ति, फिक्स असेट के लिए। तो उस दिन ओम कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते हुए पूजन करें। कुबेर भगवान की पूजा इस प्रार्थना को बोलते हुए कर सकते हैं। धनदाय नमस्तुभ्यम निधि पद्मादि पाय च भगवान तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदा। लेखनी, कलम की पूजा करनी चाहिए। संजय जी, आप भी अपने ऑफिस में कराइए, मौली बांधकर पूजन करें। ओम लेखनी स्थाय दैव्य नमः। इसके पश्चात महालक्ष्मी जी का पूजन, पुरुष सूक्त जो भगवान की वैदिक स्तुति है, और श्री सूक्त जो लक्ष्मी जी की वैदिक स्तुति है, उसका पाठ करते हुए प्रसन्न करें। और अष्ट लक्ष्मियों का पूजन इस प्रकार करें, अक्षर छोड़ते हुए मां लक्ष्मी जी के सामने, ओम आद्य लक्ष्मी नमः, ओम विद्या लक्ष्मी नमः, ओम सौभाग्य लक्ष्मी नमः, ओम अमृत लक्ष्मी नमः, ओम काम लक्ष्मी नमः, ओम सत्य लक्ष्मी नमः, ओम भोग लक्ष्मी नमः, ओम योग लक्ष्मी नमः। इसके अतिरिक्त अगर आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो भी सुन सकते हैं, ऑडियो सुन सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र जो शंकराचार्य जी ने स्तुति गाई थी लक्ष्मी जी की, वो अति उत्तम है। और इंद्र द्वारा महालक्ष्मी जी की जो प्रार्थना, महालक्ष्मी अष्टकम जो का पाठ जो है, वो जो श्रीमद् भागवत में दिया है, वो बहुत सुंदर पाठ है। इसके साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम का और गीता का 12वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ अति उत्तम है इस दिन, क्योंकि कुछ मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी का चतुर्दशी के दिन कार्तिक मास की जन्म हुआ था। इसके पश्चात किसी एक पात्र में, कोई थाली में आप विषम संख्या में दीपक लिए जाते हैं, 11 लें, 21 लें, या अन्य विषम संख्या में 31 और 51 और 101 में दीपकों को सरसों के तेल में जलाएं। श्री महालक्ष्मी जी के और गणेश जी के सामने मेन दीपक घी का, और बाकी ये छोटे दीपक जो 11, 21 और विषम संख्या में है, सरसों के तेल के साथ जलाने चाहिए, मिट्टी के दीपक। गणेश जी, महालक्ष्मी जी और अन्य देवी देवताओं के सामने रखकर ओम दीपावल्लय नमः मंत्र से खील, बतासे, रोली, पुष्प, मिठाई, धूप से पूजन करें। इन प्रकाश रूपी दीपों की इस तरह प्रार्थना करें, त्वं ज्योतिस्तम रविश्चंद्रो विद्युग्निश्च तारका सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्लय नमो नमः। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशम च दीप ज्योतिर नमस्तुते। इसके पश्चात अपनी आप आरती करें ओम जय जगदीश हरे और महालक्ष्मी जी की, या आप सुन सकते हैं। और क्षमा प्रार्थना जरूर करें पूजा करने के बाद। हो सकता है हम विद्वान ना हो, हाँ हो सकता है हमारे पास सामग्री ना हो उतनी कि हमारे पास जैसे पैसे वाले लोग करते हैं, तो हम क्षमा प्रार्थना करके आपको उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मैया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। त्वमेव माता च पता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रवणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। पापो अहम पाप कर्माहम पापात्मा पाप संभव त्राई माम परमेशानी सर्व पाप हरा भव। इसके साथ ही संजय जी एक प्रार्थना जरूर करिएगा, क्योंकि दीपावली का हमको मतलब ही नहीं पता है। दीपावली का मतलब ये था, एक वेद का जो वाक्य है, जल्दी से इस राइटअप को जरूर शेयर कीजिएगा। दीपावली का मतलब है संजय जी, जब तक आपके अंदर, हमारे अंदर सत्य का और ज्ञान का, नैतिकता का दीपक ना जले, तब तक दीपावली नहीं है। आप जितना मर्जी कर्मकांड करके और पैसा खर्च करके दीपावली बना लीजिए, अंदर से दीपावली नहीं है तो उस दीपावली का कोई मायने नहीं है। संदेश दीपावली का यही है। दीपावली का सच्चा अर्थ तभी है जब हम सभी के हृदय में सत्य ज्ञान रूपी प्रकाश के दीपक जलें, आत्मिक प्रकाश हो, मतलब आत्मा का प्रकाश हो। तो कब होगा? जब आप फेक न्यूज, फेक फॉल्सहुड, फेक नैरेटिव, प्रोपेगेंडा, मिथ्या भाषण, मिथ्याचार एक्सेट्रा ही मनुष्य के सबसे बड़े पाप हैं। अज्ञानता, बिना फैक्ट्स चेक किए फेक नैरेटिव को एक्सेप्ट कर लेना, उसको स्प्रेड करना, सोशल मीडिया हो या अन्य प्लेटफॉर्म हो। और विश्व में जितने भी क्राइम होते हैं वो इसी के कारण होते हैं।
तो इसलिए प्रत्येक भारतीय ये जान ले, समझ ले कि हम कितने ही अनुष्ठान और गणेश लक्ष्मी आदि का पूजन कर लें, परंतु हमारे जीवन में स्टेबल फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ, पीस, एजुकेशन, नॉलेज और अन्य सक्सेस तब तक नहीं आ सकती जब तक हमने जीवन में मिथ्या भाषण, मिथ्याचार मतलब मिथ्या का आचरण करना, मिथ्याकारी, मिथ्यामानी, मीडिया, पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल मीडिया ग्रुप्स who are spreading fake news, fake narrative and promoting falsehood, false propaganda, लोगों का और सिस्टम का बहिष्कार नहीं करते। हमें अपनी इस वैदिक प्रार्थना को प्रतिदिन सीरियसली करना चाहिए। दीपावली के दिन इस वैदिक प्रार्थना को इन राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से अपना और अपने परिवार को सर्वनाश से बचाने के लिए, वो कौन सी प्रार्थना है? यह है ओम अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतम गमय। ये वृद्धारण्यक उपनिषद का मंत्र है। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, इसमें बड़ी सिंपल सी प्रार्थना है, बस उसके बाद प्रोग्राम समाप्त करेंगे। इसमें ऋषि प्रार्थना करता है और भक्त भी करता है। हे ईश्वर, मुझे अज्ञान रूपी, मिथ्या रूपी फाल्सुड और भौतिक संसार के भ्रम, इल्यूजन से निकाल कर सत्य, यथार्थ और आध्यात्मिक सत्य की ओर ले जाओ, मृत्यु से अमरता की ओर ले जाओ। इसमें आत्म जागरूकता और परम सत्य की खोज का प्रतीक है। ये प्रार्थना मनुष्य को अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य और ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने की और साथ ही उसको प्राप्त करते ही आत्मा की शाश्वत प्रकृति और को प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। इस प्रार्थना में ईश्वर से ये मार्गदर्शन मांगा गया है कि हमारा जीवन सार्थक और उच्च उद्देश्य वाला हो। लीड, इंग्लिश में है, लीड मी फ्रॉम फॉल्सहुड टू ट्रुथ, लीड मी फ्रॉम इग्नोरेंस टू एनलाइटनमेंट, लीड मी फ्रॉम मोर्टेलिटी टू इमोर्टेलिटी, डेथ। यहाँ पर हियर इज अ प्ली टू मूव फ्रॉम इल्यूजन, फॉल्सहुड एंड इग्नोरेंस टू द अल्टीमेट ट्रुथ और रियलिटी। ट्रुथ मीन्स नॉट ओनली टू फैक्ट्स फाइंडिंग बट टू द एटर्नल ट्रुथ ऑफ द सोल, Atman and ultimate reality Brahm. It is a call to transcend worldly delusion and attain self-awareness and divine truth. Darkness symbolizes ignorance, confusion, and lack of understanding, while light signifies knowledge, wisdom, and divine consciousness. The devotee seeks the guidance to overcome the darkness of ignorance and move forward the illumination of spiritual wisdom and clarity. इसी को सच्ची दीपावली कहा गया है। इसके साथ मैं फिर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर बिमल जसु जो दायकु फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मऊ हरऊ कलेश पुकार। सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। परमात्मा इसी तरह से जो मैंने बातें कही हैं, आप लोग जागरूक रहिए और जागरूक नागरिक बनिए। यही सच्ची दीपावली का मतलब है। धन्यवाद। ये थे राजीव नारायण जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताइएगा जरूर, आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।